हेलो गाइस, तो आज हम आ चुके हैं अपने नए लेक्चर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस क्या होता है? एम फेज में दो होते हैं, एक होता है माइटोसिस डिवीजन, एक होता है मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि जितना हम एस, जो हमारा एस फेज था G1 S G2 में जितना डीएनए लेके चले थे उतना ही हमें वापस मिल गया था। याद है तुम्हें? हम ऐसा कुछ क्रोमोसोम लेके चले थे, सॉरी एस फेज में नहीं, जो हम G1 में लेके चले थे। G1 में हम, याद हो तो तुम्हें, ऐसा कुछ क्रोमोसोम लेके चले थे और जब हमारा ये डिवाइड हुआ था तो हमें कैसे सेल मिल गए थे? ऐसे ही सेल हमें किस में मिल गए थे? ऐसे दो सेल हमें मिल गए थे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। ये अब हमें मिले कैसे? ये जो था ये एस फेज में डबल हो गया था, ऐसा हो गया था। फिर एस फेज के बाद ये जो हमारा प्रोफेज था, प्रोफेज में ये कंडेंस क्रोमोसोम बन गया था। मेटाफेज में ये प्लेट पे अलाइंड हो गया था। उसके बाद एनाफेज में ये अलग हो गए थे। अभी सिर्फ हमारी क्या हुई थी, जो ये थे ये ऐसे अलग हो गए थे, ठीक है। फिर हमारी जो टीलोफेज थी उसमें न्यूक्लियस डिवाइडेड हो गया था। न्यूक्लियस इन दोनों का मतलब ऐसे ऐसे आ गया था न्यूक्लियस अंदर, और ये सेल पूरा ऐसे रह गया था। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड किस में हुआ? साइटोकाइनेसिस में हुआ था। किसके थ्रू हुआ था? सेल फरो या फिर सेल प्लेट की फॉर्मेशन में। मैंने तुम्हें बता दिया था कि एनिमल सेल के अंदर तो क्या बनती है, सेल फरो बनता है, और प्लांट सेल के अंदर क्या बनती है? सेल प्लेट बनती है। तो आज हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस में क्या होगा, हम आज क्रोमोसोम कैसा लेके चलेंगे? ऐसा नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि हाफ होना है जेनेटिक मटेरियल। अगर हाफ होगा तो इसका हाफ तुम क्या करोगे? इसका हाफ तुम ऐसे थोड़ी करोगे कि इसे ऐसे ऐसे स्प्लिट करके ऐसा कुछ बनाओगे, ऐसा और ऐसा नहीं ना। इसका तो हाफ नहीं हो सकता, ये तो स्मॉलेस्ट यूनिट टाइप का हमने बना दिया। तो हमें कैसा क्रोमोसोम लेके चलना है? ऐसा क्रोमोसोम हमारे पास स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। यानी कि ये किसमें है? ये G1 फेज के अंदर है। G1 में ही अगर हम ऐसा क्रोमोसोम, G1 कह रही हूँ मैं। अब इसके बाद हम आगे इसका देखते हैं। हम एक काम करते हैं, एक क्रोमोसोम नहीं, दो क्रोमोसोम लेते हैं ऐसे वाले G1 के अंदर, ठीक है। G1 में हम ये लेके चलेंगे। उधर क्या लिया था हमने? ये लिया था ना। अब हम ये दो लेके चल रहे हैं, एक ही सेल के अंदर है, ये G1 से ये है हमारे पास। अब हाफ होगा जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो हमारे प्रोजेनीज या फिर जो हमारे लास्ट में बनेंगे वो क्या बनेगा? हमारा एक सेल में सिर्फ एक ऐसे आएगा, ठीक है। ये पूरे दो नहीं आएंगे। देखते हैं अब कैसे। एस फेज में तुम्हें पता है क्या हो जाएगा? एस फेज में ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एस फेज में ऐसा हो जाएगा, और उसके बाद प्रो फेज में स्टार्टिंग में क्या होता है? थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होता है? थ्रेड के फॉर्म में, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इस बार जो मियोसिस है वो दो में डिवाइडेड है। दो जो प्रोसेसेस है उनमें सब डिवाइडेड है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। पहले हम मियोसिस 1 के बारे में पढ़ रहे हैं। मियोसिस 1 के अंदर वही फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। बट जो प्रोफेज है वो सब फेजेस में डिवाइडेड है, जो कि है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये सब फेजेस हैं, किसके अंदर है? ये मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के अंदर। हम इसे प्रोफेज 1 क्यों कह रहे हैं? ताकि हमें पता चल जाए, कभी भी तुम डिनोट करोगे, अगर मियोसिस 1 के कोई भी फेज डिनोट कर रहे हो तो तुम प्रोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 1 ऐसे बोलोगे। 2 के डिनोट कर रहे हो तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। अगर माइटोसिस के बोल रहे हो तो नॉर्मली बोलोगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है। ये ध्यान रखना जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी साइकिल का हम बोल रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। तो लैक्टोटीन स्टेज में क्या होगा? लैक्टोटीन स्टेज प्रोफेज का फर्स्ट सब स्टेज है। तो इसके अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू करेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट कर देगी। कंडेंस हो रहे हैं थोड़े थोड़े, अभी जो है वो ऐसे कुछ दिख रहे हैं, और इसे हम कुछ क्या कहते हैं? बुके स्टेज, बुके लाइक स्टेज।
नीट का एक PYQ है ये। और यहाँ पे जो हमारे जो सेंट्रोमियर्स थे वो कहाँ मूव करना शुरू कर देंगे, अपोजिट पोल के ऊपर, राइट। सेम चीजें हो रही हैं। अब आगे जाइगोटीन में क्या होगा, थोड़े से क्रोमोसोम जो थे वो ठीक ठाक से दिखने लग जाएंगे, कुछ इस टाइप के दिखने लगेंगे। देखो दिखाती हूँ तुम्हें। अभी देखो इनके आर्म्स जो है वो थोड़े थोड़े चिपके हुए हैं, पूरी तरह से आर्म्स जो है वो अलग नहीं हुए हैं। और इनमें क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाएगी, यानी पास पास आ जाएंगे थोड़े से। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो है एक दूसरे के साथ सेम होते हैं, जो एक दूसरे से। पहले तुम्हें मैं ये भी बता देती हूँ, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये वाले जो चीज होती है ना, ये और ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है ये, ठीक है। और ये इधर वाला और इधर वाला, इस वाले क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड ले लिया, इसका एक ले लिया, ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब जब भी मैं बोलूंगी कि सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, तो समझ जाना, ठीक है। अब ये पेयरिंग के थ्रू किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, बाइवेलेंट का या फिर टेट्राड का। बाइवेलेंट मतलब कि दो क्रोमोसोम एक साथ हैं, और टेट्राड मतलब कि 4 क्रोमेटिड्स एक साथ हैं, ठीक है। बाइवेलेंट और टेट्राड का मतलब समझ आया। ये पेयरिंग होने से क्या हुआ, ये थोड़े पास पास आए और इन्होंने किसका फॉर्मेशन किया, बाइवेलेंट का, या फिर जिसे हम कहते हैं टेट्राड का फॉर्मेशन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेज आती है पेकाइटीन, जिसमें हमें क्रोमोसोम थोड़े से अलग अलग से दिखने लग जाते हैं, ऐसे। इसमें क्या होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। ये देखो, ये क्रोमोसोम इससे क्रॉस ओवर कर गया, ये क्रोमोसोम इससे क्रॉस ओवर कर गया, और मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। तुम्हें पता है ना मियोसिस में क्या उसका एडवांटेज होता है, मियोसिस का, कि उसमें जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। हम किससे आए, मियोसिस से। क्योंकि अगर हम माइटोसिस से आए होते तो सोचो, एग्जैक्ट कॉपीज बन रही थी, हमें हमारे पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए था, नहीं। लेकिन 50% ऑफ जीन्स हमारे किससे आते हैं, मदर से, एंड 50% फादर से, ठीक है। तो यहाँ वही फिनोमिना चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। देखो अब रिकॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पर ये अलग होना शुरू करेंगे। पहले तो यहाँ पे जो बीच में ये चीज बनी है, इसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इनकी जब रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है पेकाइटिन स्टेज में, एक दूसरे से ये मिक्स होता है जेनेटिक मटेरियल और अलग होने वाला होता है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ओके। अब ये ऑलमोस्ट हमारा नेक्स्ट जो डिप्लोटीन स्टेज है उसमें अलग हो चुका है, बस एक जगह से थोड़ा सा रह गया है, एक्स की फॉर्मेशन जो है एक जगह से रही हुई है, थोड़ा सा ये चिपका रहा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं, कियाजमाटा। इसे क्या बोलते हैं, ये एक्स जो शेप हमारी बच जाती है। अब देखो पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर हो गई, जेनेटिक मटेरियल अलग अलग हो गए, इसके पास इसका दूसरे वाले का जेनेटिक मटेरियल आ गया और दूसरे वाले के पास पहले वाले का आ गया, बट एक क्रॉस फॉर्म रह जाता है, थोड़े से चिपके रह जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कियाजमाटा। क्या बोलते हैं, कियाजमाटा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये एक्स शेप क्या है, कियाजमाटा। तुम जो भी बोलो, चैजमाटा बोलो या कुछ भी, वैसे ये कियाजमाटा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, डाइकाइनेसिस। अब एक चीज और बताती हूँ, जो फीमेल होती है, हाँ, जो ह्यूमन फीमेल होती है, उसके जो एग्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब एक जो छोटी बच्ची होती है, उसके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाले एग्स होते हैं, वो बचपन में जब वो होती है तो वो डिप्लोटीन स्टेज में ही अरेस्ट रहते हैं। अभी वो प्योर मतलब पूरे जो है वो मैच्योर्ड नहीं हुए हैं, इसीलिए वो मेंस्ट्रुएट अभी नहीं कर पा रही है। जब वो 12-13 साल की होती है तो क्या होता है, ये आगे बढ़ जाते हैं, डिप्लोटीन स्टेज से मैच्योर्ड हो जाते हैं और फिर एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उससे पहले वो कौन से स्टेज में अरेस्ट रहते हैं, डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट रहते हैं, ठीक है। जब जो हमारी ह्यूमन की फीमेल होती है वो 9 मंथ की बेबी ही होती है, उसी टाइम उसमें कितने एग्स बन जाते हैं, 1-2 करोड़ एग्स उसके जो ओवरीज हैं उनके अंदर बन जाते हैं और अरेस्ट हो जाते हैं। फिर जब वो मैच्योर्ड होती है, 12-13 साल की होती है, जब तक कितने फंक्शनल बचते हैं, सिर्फ
60 से 70,000 एग्स तक सिर्फ फंक्शनल बच पाते हैं, उस टाइम तक काफ़ी सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हें क्या लगता है जो 60 से 70,000 एग्स बचे हैं वो सारे क्या एग्स जो हैं वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आएंगे और मैच्योर होंगे? नहीं। एजड भी होगी फीमेल, मतलब कि हो सकता है 40-50 तक उसके एग्स इतने ज़्यादा फर्टाइल ना बचे, उसमें इतनी कैपेबिलिटी ना बचे कि वो एग्स को मैच्योर कर पाए, हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाए, कुछ भी हो जाए, उस वजह से भी वो सारे एग्स को क्या नहीं कर पाती, सारे एग्स को अपने यूज़ भी नहीं कर पाती। ठीक है, ये समझा रही हूँ मैं तुम्हें कि जो एग्स अरेस्ट होते हैं वो कितने होते हैं, करोड़ों में, बचते कितने हैं, कुछ हज़ारों में, और फिर वो यूज़ कितने होते हैं, वो उससे भी कम, उससे भी 10-15 हज़ार एग्स कम ही यूज़ होते हैं, पूरे एग्स भी यूज़ नहीं हो पाते फीमेल के। ओके, अब डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या होगा, ये क्रोमोसोम पूरे पूरे अलग हो जाएंगे और 2 क्रोमोसोम हमारे पास आ जाएंगे विद द रिकॉम्बिनेशन। ये इसका मटेरियल आ गया, यहाँ इसका मटेरियल आ गया। ठीक है, 2 क्रोमोसोम हमें अब मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट फेज क्या होती है, प्रोफेज के बाद कौन सी फेज आती थी, कौन सी फेज आती थी, हमारी आती थी मेटाफेज। चलो तो मेटाफेज तुम्हें बताते हैं। मेटाफेज में क्या होता था, प्लेट पे अलाइंड होते थे, यहाँ क्या होगा, वही होगा, बट यहाँ थोड़ा अलग तरीके से अलाइंड होंगे। अगर मैं माइटोसिस की बात कर रही होती तो कैसे अलाइंड हो जाते, ऐसे अलाइंड हो जाते क्या, मैं अभी वो बना नहीं रही हूँ, वो ऐसे डाक डाक की उसके पास उसका है, उसके पास उसका, नॉर्मली सब समझा रही हूँ बस। ऐसे होने चाहिए थे, हमारे स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल्स तक आ चुके हैं, बट ये क्या है, मियोसिस है, माइटोसिस नहीं है। तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होते, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है? यहाँ पर मैंने क्या बोला, सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होते, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। वहां पर कैसे अलग हुआ था कि भाई ऐसे एक क्रोमोसोम था और इससे क्या बन गए थे, ऐसे एक इस तरफ चला गया था, सॉरी, एक उस तरफ आ गया था, तो ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए हैं। अब क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे पूरे पूरे, यानी कि एक क्रोमोसोम इधर है, एक क्रोमोसोम इधर है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर आएंगे, इन्हें खींचेंगे, खींचेंगे नहीं, ये शॉर्ट होंगे स्पिंडल फाइबर, वो प्रेशर अपने आप आएगा और वो खींचे चले आएंगे। तो एक क्रोमोसोम इस तरफ जाएगा ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, आर्म्स विल ट्रेल बिहाइंड, क्योंकि इन्हें कैसे कौन खींचता है, इन्हें कौन खींचता है, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। यहाँ मैंने गलती से आर्म्स से इन्हें अटैच कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मतलब 1-2 क्रोमोसोम होते तो मैं इसे बीच से अटैच करके तुम्हें दिखा देती कि ये ऐसे काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, नॉट दीज आर्म्स, और इनसे जो है वो खिंचाव आता है और ऐसे एक इस तरफ ऐसे जाएगा और दूसरा जो है वो उस तरफ ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे ये दोनों क्रोमोसोम खींचते हुए चले जाएंगे और ये क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, अब ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है, यानी टीलोफेज हो जाएगा। टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। टीलोफेज बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए इसमें आता है और फिर सीधा इसमें क्या हो जाती है, प्रोफेज 2 शुरू हो जाती है। ठीक है, प्रोफेज 2 में फिर से क्या होगा, वही चीजें होंगी। प्रोफेज 2 सॉरी मियोसिस 2 जो है पूरी वो माइटोसिस जैसी ही है। अब देखो ये 2 क्रोमोसोम हमारे पास है, प्रोफेज में क्या होगा, फिर से सारी सेल ऑर्गेनेल्स गायब हो जाएंगी, फिर से न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और ये अभी कंडेंस फॉर्म में फिर से आ जाएंगे। तो ये वही जो है हमारे कंडेंस फॉर्म में ही रहे, तो स्पिंडल फाइबर यहाँ ही है। ठीक है, मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में प्लेट पे अलाइंड होंगे। प्लेट पे अभी वैसे ही होंगे जैसे माइटोसिस में थे। ठीक है, मियोसिस 2 में कैसे अलाइंड होंगे, जैसे माइटोसिस में थे, इस तरह से अलाइंड। आई एम सॉरी, ये एक सेल में चल रहा है, ये 2 सेल बन चुके हैं ना, तो ये ऐसे चलेगी कुछ, ये देखो 2 सेल में अब अलग अलग चलेगी, यहाँ भी, और ये अब सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे अब। ठीक है, अब यहाँ से ये एक सेल बना दी मैंने, ये दूसरी सेल बना दी, यहाँ से ये सिस्टर क्रोमेटिड को खींचेंगे, यहाँ वहां से वो सिस्टर क्रोमेटिड को खींचेंगे। तो अब क्या बनेंगे, अब तुम देख सकते हो एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर आएगा, एक उधर जाएगा, और इसका भी एक इधर आएगा, एक उधर जाएगा। 4 सेल्स बनते हुए तुम्हें दिख रहे हैं।
क्या तुम्हें ऐसे 4 सेल दिख रहे हैं? क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो? अभी बीच में कोई साइटोकाइनेसिस नहीं हुई थी, जो टीलोफेज आया था उसके बाद कोई साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हुई थी, ऐसा एक सेल हमें मिल चुका है। क्या समझ पाए तुम कि ये कैसे बन गया? क्योंकि ये देखो, ये पूरे में से सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए हैं ऐसे खटैक। ये मैंने थोड़ा साथ में बना दिया, ये ऐसे चल रहा है कुछ। देखो यहाँ पे स्पिंडल एपरेटस अलग है, ये यहाँ ये खींच रहा है, वो भी खींच रहा है, ठीक है। 2 सेल्स में चल रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हुए तो ये 4 बन गए। क्या तुम समझे? एक सेल से ये बना है ऊपर वाला और एक से ये बना है, ठीक है। अब ये सिंगल सिंगल आ गए हमारे पास। लेके क्या चले थे? लेके चले थे हम कुछ इस प्रकार, एक सेल में ऐसे 2 थे, मिला क्या है? 1 मिला है, यानी कि यहाँ पे क्या था? 2N2C, यहाँ पे क्या है? 1N1C। समझ गए? आ गया समझ? 1-2 बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से आ जाएगा, मुझे पता है। मैंने यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखी है, सिर्फ डायग्राम्स बनाए हैं। सिर्फ डायग्राम्स इसलिए बनाए हैं ताकि तुम्हें क्लियरली समझ आए, ठीक है। अगर तुम थ्योरी वाले नोट्स चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं थ्योरी नोट्स भी अपलोड कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट डायग्राम से जितना आई थिंक बायोलॉजी समझ आता है ना, उतना कहीं नहीं आता। और लेक्चर शॉर्ट रहे इसीलिए भी मैं डायग्राम बनाती हूँ, क्योंकि बड़े लॉन्ग लेक्चर्स जो है वो किसी में नहीं है इतना पेशेंस होना चाहिए। ये बुरी बात नहीं है कि नहीं है भाई, ये बुरी बात है कि नहीं है, तुम में होना चाहिए। बट अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हमें हर चीज़ में मतलब चेंजेस के साथ सर्वाइव तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए लेक्चर को थोड़ा मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करती हूँ और सारे टॉपिक क्लियर भी हो जाएं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत फास्ट रनिंग स्पीड में भगा दिया है, कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने धीरे धीरे समझाया। मैं तुम्हें फिर से भी बता देती हूँ क्या हुआ इसमें। मियोसिस 1 मियोसिस 2 2 थे। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 के 5 सब स्टेजेस थे। कौन से थे? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन को हमने क्या बोला था? बुके स्टेज बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि वो जो क्रोमेटिन थे थ्रेड लाइक, वो एक बुके जैसे दिख रहे थे, इसीलिए बुके स्टेज बोला गया। उसमें क्या हुआ? न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हुआ, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन स्टार्ट हुई और जो हमारे सेंट्रोमियर्स थे वो अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हुए, ठीक है। फिर क्या आया? जाइगोटीन आया। जाइगोटीन में थोड़े से कंटेंट्स हो चुके थे बट आर्म्स इतने अलग अलग नहीं हो पाए थे। बट जाइगोटीन में पेयरिंग हुई। किसकी पेयरिंग हुई? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई। और क्या फॉर्मेशन हुई? बाइफिलेंट और टेट्राड्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। फिर क्या आया? फिर आया पेकाइटिन स्टेज। पेकाइटिन स्टेज में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है और उसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। देन क्या आया? डिप्लोटीन स्टेज आया, जिसमें क्रोमोसोम अब अलग हो रहे हैं। हो चुकी है क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद अलग भी तो होना है। तो अलग हो रहे हैं तो एक एक्स की नीचे रह जाती है, ऐसे वो बनता है नीचे वाला एक्स, और इस एक्स को क्या बोलते हैं? कियाज्माटा बोलते हैं, ठीक है। क्या? और डिप्लोटीन स्टेज में जो एग्स हैं फीमेल के वो अरेस्ट हो जाते हैं छोटे में ही, 9 मंथ्स की जब कोई लड़की होती है जब ही। और फिर जब वो बड़ी होती है 12-13 साल की, मेंस्ट्रुएशन एडोलेसेंस में आती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करती है, तो वो मैच्योर होते हैं और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है ये सब। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? उसके बाद डाइकाइनेसिस पढ़ा। डाइकाइनेसिस में क्या था? बिल्कुल अलग अलग हमारे पास 2 क्रोमोसोम आ चुके हैं जिनमें एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल है। देन क्या पढ़ा? मेटाफेज पढ़ा। मेटाफेज में दोनों तरफ जो है हमारे स्पिंडल फाइबर के लिए तैयार है सेंट्रोमियर्स, और हमारे क्रोमोसोम अब ऐसे होंगे। पहले कैसे थे? ऐसे थे मेटाफेसिक प्लेट पे, अब ऐसे होंगे, ऊपर नीचे होंगे। मेटाफेसिक प्लेट के पहले ऐसे अलाइंड थे वो, ठीक है। तो ऊपर नीचे होंगे, फिर पूरे पूरे क्रोमोसोम जाएंगे, नॉट सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे जाएंगे, ठीक है। 2 क्रोमोसोम आ गए, 2 सेल बन गए, ठीक है। अब क्या होगा? इन 2 सेल में सेम चीजें डिवाइड, फिर से डिवीजन होगी। टीलोफेज बहुत छोटा होता है क्योंकि उसमें कुछ खास काम होता नहीं है। अब प्रोफेज आएगा फिर से। प्रोफेज के अंदर वही सेंट्रोमियर अपोजिट पोल्स पे सारे ऑर्गेनेल्स नहीं रहेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट। फिर मेटाफेज में वो प्लेट पे अलाइंड होंगे। अब इसमें क्या होगा? ये पूरे पूरे क्रोमोसोम नहीं जाएंगे, इनमें से हाफ हाफ जाएंगे।
हाफ हाफ जाएंगे का क्या मतलब है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे, ये सिस्टर क्रोमेटिड नीचे गया, वो सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर गया, इसका भी ऊपर गया नीचे गया एनाफेज के अंदर, ठीक है। फिर एनाफेज के बाद आया टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो अलग हो चुके हैं, न्यूक्लियो अलग हो चुके हैं, यानी कि क्या हो चुकी है, कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म हो चुकी है। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस से हमारे 4 सेल आ चुके हैं। मैंने तुम्हें प्लॉइडी भी बता दिया, क्या लेके चले थे 2N 2C, मिल क्या गया 1N 1C। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि ये न्यू वेरिएशंस में हेल्प करता है। अगर कोई म्यूटेशन आ जाए तो वो अडेप्ट करेगा, जब भी म्यूटेशन को भी रिमूव करता है, ये नई नई वेराइटीज लाता है। अब अगर हमारे अंदर मियोसिस नहीं हो रही होती तो हम वैसे ही बंदरों जैसे दिख रहे होते, हम थोड़ी वैसे बन पाते, या फिर हम भी ऐसे यूं ही चल रहे होते, हम थोड़ी ऐसे स्ट्रेट रह पाते। अब आगे आगे जो हमारे अंदर चेंजेस लग रहे हैं, मुझे लग रहा है हम फिर से ऐसे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, फोन देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, ठीक है। दैट्स इट, आज का इतना ही था लेक्चर। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। मुझे तो पर्सनली आज का लेक्चर पढ़ाने में बहुत मजा आया, इंटरेस्टिंग लेक्चर था। तुम्हें भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो।